हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग जो आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी, उसी में बात कर रहे थे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ा, चीजों को देखा, वस्तु और सेवाओं को देखा, व्यापार को देखा कि कैसे ट्रेड होता है, वस्तु का उत्पादन उपभोग से उपभोक्ता तक कैसे पहुंचता है, इन सब चीजों को। और हमने देखा कि जो आपका ट्रेड के माध्यम है, आपका रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग को हमने देख लिया। यानी कि किस किस माध्यम से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इन सभी को हम लोग आपका गौर करके आपका देख चुके हैं। परिवहन के साधन बढ़ जाए आगे, देखिए आगे बढ़ रहा है। पूरा जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, कल हमने देखा कि लैंड लेवल पर हम लोग कैसे उसको जोड़ते हैं। फिर हमने ये देखा कि नेशनल हाईवे क्या है, स्टेट हाईवे क्या है और डिस्ट्रिक्ट हाईवेज क्या है, उनको हमने आपका देखने की जरूरत की। और कैसे हमने आपका राज्य हाईवे को आपका नेशनल हाईवे से और आपका जिला हाईवे को कैसे स्टेट हाईवे से जोड़ा, और जिला की जो आपकी रोड है उनको हमने कैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास किया। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत आपका देख ली थी। जिला राजमार्ग, कुछ अन्य सड़कें हैं, उन सारे प्रावधानों को हम लोग देख चुके हैं। और मैंने बताया कि NH44 कहाँ से कहाँ जाता है, ये हमने देखा और क्लियर है। और उसके बाद NH27 को हमने देखा। फिर NH27 के साथ हमने NH आपका 48 और NH16, ठीक। तो पहले नंबर का सबसे लंबा हाईवे NH14, सॉरी NH44, सॉरी क्षमा चाहूंगा, NH44, उसके बाद NH27 और उसके बाद NH48। देखिए, रेल परिवहन, भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्रा, लंबी दूरी तक सामान परिवहन की आदि। एक प्रमुख परिवहन के साथ अतिरिक्त पिछले 150 वर्ष के भीतर से भी अधिक समय में भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में जानी जाती है। ऐसे है एक समन्वयक के रूप में भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि को तीव्र गति से विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि रेल सर्विस ने एग्रीकल्चर को भी तीव्र किया है और उद्योग को। जैसे हम कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से ले जा सकते हैं, किसके माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से। उद्योगों का कोई भी सामान हम एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से हम लोग पहुंचा सकते हैं। ये सारी चीजें आपका ट्रेन के माध्यम से ही आसान हुई, के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से। देख लिया आपने, आगे बढ़ जाए। अब देखिए, भारतीय रेल को 17 आपके प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। 17 जोन में उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है रेल को, ठीक। वर्तमान में प्रखंड रेल खंडेट का मुख्यालय बताइए। भारत के मानचित्र पर रेल प्रखंडों के मुख्यालयों को प्रदर्शित किया गया है, कहां पर उनके जोन है, कैसे उसको डिवाइड किया गया है, ये इसमें दिखाने का प्रयास किया है। ये पूरा दिखाया गया है, देख रहे हो किस तरीके से पूरा आपका जाल बना हुआ है। अब आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली से अंबाला भी कनेक्ट होता है, देहरादून भी, मुरादाबाद से भी, बठिंडा से भी, इधर जयपुर से भी, इधर आगरा से भी। और यही आपका लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर झांसी, झांसी से आगरा, आगरा से जयपुर। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्ट ईच अदर हैं और हर दिखाया गया है। जैसे हम ये पटना को देखिए, मुजफ्फरपुर से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी से फैजाबाद, फैजाबाद से प्रयागराज, प्रयागराज से गया। इस तरीके से पूरी सारी स्थिति को हमें बड़े अच्छे से स्पष्ट रूप से, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृति, आर्थिक और प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। उत्तरी मैदान में अपना विस्तृत समतल समतल
भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, कृषि संपर्क, पेट्रोल संसाधन के कारण रेल परिवहन में विकास में समृद्धि में होने में सहायक रहा है। असंख्यक नदियों का विस्तृत जाल, मार्गों के आपके पुलों के निर्माण में कुछ बाधा आई। अब कहीं अगर नदी वगैरह आ गई तो उस पर ओवरब्रिज बनाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, टाइम बहुत और पैसा बहुत खर्च होता है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी पहाड़ियां और सुरंग आदि से होकर गुजरते हैं। कहां पर? जो आपके प्रायद्वीप रीजन है। हिमालय पर्वत क्षेत्र में दुर्गम, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन का निर्माण आपका प्रतिकूल उत्पन्न करता है। पहली बात, उच्चावच है, पहाड़ ऊंचे बहुत हैं। दूसरा, कम जनसंख्या है। आर्थिक अवसर भी कैसे हैं? अब कमी है। यही कारण है कि रेलवे लाइन पहाड़ में ना ले जाने का कारण बनता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और दलदली भागों में, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रेलवे लाइन निर्माण में कठिनाई करनी पड़ती है। तो यही कारण है कि वहां पर भी रेलवे लाइन में कठिनाई होती है। सह्याद्री तथा उसके सघन क्षेत्र में आपका घाट और दर्रों के द्वारा किए गए पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले ही भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तटों के साथ कोंकण रेलवे ने यात्री और आपके वस्तुओं के अलावा सुविधाजनक बनाया है। असंख्यक समस्या भी, जैसे भूस्खलन तथा किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि, ये सारी चीज इसमें रखी गई कि भाई भूस्खलन हो गया, रेलवे ट्रैक धंस गया। आप देखते हैं पहाड़ों में कैसे नीचे बैठ रहे हैं पहाड़। तो ये सारी समस्या हमको आम रूप में दिखाई देती है और ऐसा मिलता भी है देखने को। देख लिया, आगे बढ़े। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के सभी संसाधनों की अपेक्षा रेल मार्ग प्रमुख है। यदि रेल परिवहन समस्याओं से मुक्त नहीं है, बहुत से यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हैं। रेल संपत्ति को हानि तथा चोरी जैसी समस्या भी आपका पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को खड़ा कर देते हैं, जिससे रेल मार्ग को भारी हानि उठानी पड़ती है। सोचिए, हम रेलगाड़ियों को निर्धारित समय पर आपके चला सकने में कैसे मदद होगी। अगर आप चोरी करेंगे या फिर अचानक चैन पुलिंग करेंगे, तो ये जो समस्या होती है, ये कैसे इसका निदान पाया जा सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। क्लियर है? अब ट्रेन टाइम पे चल रही है, आपने बीच में चैन पुलिंग कर दी, सिग्नल डाउन हो गया, दूसरी गाड़ी पास होनी थी, वो नहीं हो पाई, वो रुकी, उसकी वजह से किसी और गाड़ी को रोकना पड़ा है। इस तरह से 5 मिनट करके शायद दूसरी ट्रेन 2 घंटे लेट हो जाए। क्लियर है? क्योंकि हमारे यहाँ कहीं सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, लेकिन ऐसी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती हैं। ये तो था आपका रेल मार्ग से जुड़ी आपकी चीजों की घटना कि भूस्खलन और रेलवे ट्रैक का धंसना भी इसमें आम कहानी थोड़ी है, ये भी समस्या पैदा करता है। हो गया, आगे बढ़ो। वो आपने पाइपलाइन का दौर सुना होगा। पाइपलाइन के माध्यम से ये बड़ा चलता है। पाइपलाइन भारत के आपका परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन का एक नया परिवहन का साधन है। अब क्या है, हम जो बहुत सारी चीजें हैं, अब हम क्या करते हैं, पाइपलाइन के माध्यम से मंगाते हैं और परिवहन का ये भी एक साधन है। मान लीजिए हमको तेल मंगाना है। पहले हम लोग अपने बड़े बड़े क्रूज शिप भेजते थे, उसके माध्यम से तेल आता था। आजकल क्या है, पाइपलाइन के माध्यम से आता है। क्लियर है? पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्यमिकों में पानी पहुंचाने हेतु था। क्या था? शहरों में और जो आपके उद्योग हैं उनमें पानी पहुंचाने का प्रयोग पाइपलाइन करती थी। आज इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रो उत्पाद, तेल से प्राप्त आपके प्राकृतिक गैस क्षेत्र में गैस संशोधनात्मक उर्वरक कारखाने, बड़े ताप विद्युत गिरोह तक पहुंचाने में भी किया जाता है। देख लिया, आगे बढ़े। तो आपको पाइपलाइन का मतलब समझ आया। आगे बढ़े। अब देखिए, ठोस पदार्थ को तरल अवस्था यानी कि सॉलिटरी में परिवर्तन कर पाइपलाइन के द्वारा
ले जाया जा सकता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं आपका बरौनी, मथुरा, पानीपत, गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों में स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने के लिए रनिंग लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी तथा हानि इसे आपका लगभग ना के बराबर है। कैसा है इसको? ना के बराबर। देश में पाइपलाइन के 3 प्रमुख जाल हैं। कौन कौन से? ऊपरी असम के तेल क्षेत्र में गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज के रास्ते कानपुर तक इसकी एक बरौली की शाखा आपका संबंध हल्दिया तक, और दूसरी राजमोरी ग्राम से गुवाहाटी के सिलीगुड़ी तक जाती है। एक है गुजरात का सियालाया से वीर गांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत के रास्ते पंजाब में जलंधर तक। इसी समय आपका बड़ोदरा के निकट एक कोयानी में चकसू व अन्य स्थानों को भी जोड़ती है। और एक पहले 1700 किलोमीटर लंबी हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर आपका HVJ यानी कि क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन बॉम्बे हाई और बेसिन गैस के पश्चिमी और उत्तर भारत के कैसे हैं विभिन्न उर्वरक बिजली उद्योगों को आपस में जोड़ती है, परस्पर जोड़ती है। तो आप पाइपलाइन देख रहे हैं कैसे जुड़ी जुड़ी है। अरे कहाँ है? कई समुद्रों से निकली है, कई नदियों से, तो कहीं अंदर। ठीक। और भारत की गैस पाइपलाइन दुनिया के ढांचे का क्रॉस कंट्री पाइपलाइन में 1700 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। यानी कि भारत की क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बहुत लंबी है। हम गैस को किस में मंगाते हैं? अब हम पाइपलाइन के चैनल से ही गैस को क्या करते हैं? भारत में मंगा लेते हैं। तो भारत में गैस पाइपलाइन का कारण क्या है आने का, ये आप इसमें देख सकते हैं। कहां कहां पर, किस किस तरह। अब देखिए कहां कहां पर हैं, पूरी जगह हमने देख रखी है कि असम वाले क्षेत्र में कहां से कहां पहुंचती है, गुजरात में। और हजीराबाद गैस पाइपलाइन कितनी है? 1700 किलोमीटर से लेकर कितनी फैली हुई है। भारत में लोग प्राचीन काल से समुद्र यात्रा कर रहे हैं। इसके क्या कर रहे हैं? प्राचीन काल समुद्र यात्रा। इसके नाविकों ने दूर तथा आपास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है। इसने जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तु को ढोने के लिए अनुकूल है। परिवहन साधन में ऊर्जा सक्षम और पर्याप्त अनुकूल है। भारत में अंतःस्थल नौसेना 14,500 किलोमीटर लंबा है। एक देशव्यापी जलमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को जल तथा सड़क के लिए किफायती परिवहन अनुकूलन के माध्यम के रूप में बढ़ाने के लिए 1111 अंतर्देशीय जलमार्ग घोषित किए हैं। 5 आपका राष्ट्रीय जलमार्ग सहित को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 द्वारा NW किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट पतनपोर्ट परिवहन में जल मार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2023-24 का डाटा हमारे सामने है। तो आपको दिखाई देगा क्या है जल मार्ग की। चलिए देख लिया। तो ये हमारा जल मार्ग है और आप पता है ऐसे माध्यम से आपका फेरियां चलती है। फेरिया को समझते हो? एक छोटे पार को पार कराने के लिए गुजरात और आपके पूर्वोत्तर राज्यों में हमको बहुत सारी ऐसी फेरी देखने के लिए मिली। चलिए तो फिलहाल आज हम लोग इतना ही करेंगे। हमने आपका जो है आपका सड़क मार्ग कल कंप्लीट किया। आज हमने आपका जो है रेल मार्ग को देखा और रेल मार्ग के साथ साथ हमने जल परिवहन की बेसिक चीजों को पढ़ा। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों एक बार घर जाकर इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।